हाँ जी, मेरे हाथ में है अभी सीएमए इंटर का आज 10 दिसंबर के दिन पेपर हुआ था, सीएमए इंटर लॉ का। मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन प्लस जो इसके एमसीक्यूज आए थे वो बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा आंसर लगा के आना चाहिए था और क्या इसके सही आंसर्स है। आप एक बार शॉर्ट में इस वीडियो को कंसाइज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सही है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। हर बार की तरह जैसे सीए वाले बच्चों को हम स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, इस बार हमने सीएमए वाले बच्चों को भी स्ट्रेटेजी बना के दी थी। उसमें से कितना क्वेश्चन आया कितना क्वेश्चन नहीं आया वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपका पेपर जैसा आपने सोचा है उतना अच्छा नहीं गया है, इसके बावजूद भी आपको अपनी अकाउंट्स की तैयारी को इफेक्ट नहीं होने देना है। पेपर कहां से आया, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें से कितने मार्क्स का आया, तो 70 पेपर की स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, अप्रॉक्स 60 प्लस मार्क्स का पेपर वहीं से आया है। जो पेपर का जो लेवल आप बोल सकते हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज वाली सीरीज में पहला ऐसा पेपर था या जो केस स्टडीज वगैरह बनाते हैं तो मोर अबव एवरेज पेपर था ये। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कि पेपर कितने का आया और एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें से ये पेपर कितने का आया है। आप मुझे बताइएगा कि एमसीक्यूज में आपके कितने सही हैं, जिसके बाद मैं आपके आंसर्स बताऊंगा यहां पर। तो पहले आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पे कि जो हमने आपको स्ट्रेटेजी दी थी, जो हमने आपको टॉपिक्स बताए थे, उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आपके पेपर में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पूछे गए हैं, जैसा कि आपको स्ट्रेटेजी में दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पॉइंट नंबर 5 है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लिखा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली आपसे बताया गया था कि आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका पहला क्वेश्चन आया और 7 मार्क्स का आया, तो 7 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन था वो आपको यहां से मिला। नेक्स्ट आया आपका कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी, हमने इंडेमनिटी एंड गारंटी वाले टॉपिक में आ गए और सबसे पहले हमने लिखा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो 7 + 7 14 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो अभी तक आपको स्ट्रेटेजी से बताया था और वो यहां से आया है। नेक्स्ट आया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको टॉपिक दिया गया था कि आप डिसोल्यूशन जरूर पढ़ के जाइएगा पार्टनरशिप का। तो हम आते पार्टनरशिप वाले टॉपिक्स में। ये रहे पार्टनरशिप के टॉपिक्स और 4 टॉपिक्स मैंने यहां पर मार्क किए थे, जिसमें जो 4th टॉपिक था वो हमारा डिसोल्यूशन से रिलेटेड था। अगर आप पढ़ के गए होगे तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं जो थर्ड का बी पार्ट था वो आया है आपका, थर्ड का बी पार्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट थे और ये आया है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। जब आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट को खोलोगे तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का जो पहला टॉपिक है हमारा वही यही है कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और ये भी आया है आपका 7 मार्क्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि ये जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पूरे टॉपिक जो है हमारे टोटल मिला के, मतलब स्टार्टिंग के ही जो 2 क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके 28 मार्क्स का ऐसा है जो आपको बताया गया था। हालांकि आप लिख के कितना है, आपकी तैयारी कितनी है, वो उस पर डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कितने आएंगे। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी हमने बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी नहीं बताई थी आपको, तो मैं 4th को यहां पर क्रॉस करके चल रहा हूं। 5th और उससे आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं। पहला आया टॉपिक आपका कंपनीज एक्ट से बायबैक का टॉपिक। अगर आप कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स में जाएंगे, जैसा कि सेकंड पार्ट में मैंने लिखवाया था, बहुत सारे कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स थे और पूरा कंपनीज एक्ट वो आपने पूछ नहीं सकते, लेकिन जो भी मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए थे उसमें लास्ट में जो अदर टॉपिक्स हैं, जो कि अदर बहुत सारे लॉज आते हैं, बहुत सारे कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स हैं, मैंने सिर्फ अदर्स में से आपको 3 बताए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट, ई शॉप और बायबैक। बायबैक का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया और प्राइवेट प्लेसमेंट का आपका 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया है वहां पर ऊपर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका डायरेक्टर से, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हर बार पूछा जाता है। और डायरेक्टर्स की यहां पर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज पूछी गई है। अगर आप डायरेक्टर वाले टॉपिक पे आएंगे, और डायरेक्टर का एक और क्वेश्चन है, देखिए ये रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आया है और उसकी पावर्स पूछी गई। तो एक जगह ड्यूटीज पूछी गई है और एक जगह पावर्स पूछी गई है। आप आएंगे डायरेक्टर वाले टॉपिक पे, सेकंड वाला जो पार्ट है डायरेक्टर्स के टॉपिक का, ये लिखा हुआ है पावर्स एंड ड्यूटीज। अब आपने कितना याद था आपको और आप कितना सॉल्व करके आए, डिपेंड करेगा उस पर कितने मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं, उससे पहले क्वेश्चन आया ऑडिट कमेटी से। ऑडिट कमेटी को मैंने अलग से लिखा था कि ऑडिट कमेटी, देखो स्टार बना हुआ है पहले से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑडिट कमेटी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा 7 मार्क्स का। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आया आपका बिजनेस, डिफरेंट टाइप के बिजनेस एथिक्स, और ये एम्प्लॉयर, रिगार्डिंग एम्प्लॉयर, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा उन्होंने अलग से पूछा था। और जो नेक्स्ट पार्ट था इसका इमोशनल इंटेलिजेंस, लास्ट ही वीडियो मैंने आपको बताया था, और एक ही पीडीएफ है इसका जो इंस्टीट्यूट के अंदर है, जिसमें अलग अलग बताते हैं स्कूल के डेज में, कॉलेज के डेज में। इस तरीके से उन्होंने 4 बाइफिकेशन दी हुई है वर्क पे, कहां आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है ये एथिक्स के अंदर है, और हम आ जाते हैं एथिक्स के, ये रहा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो 7 मार्क्स का पेपर आपका यहां से आ गया। तो अगर मैं टोटल काउंट करूं कि आपका पेपर टोटल कितने का आया है, ये केस स्टडीज हैं और केस स्टडीज अलग अलग एक्ट से, केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये केस स्टडीज भी एक कंपनीज एक्ट से आई है। और कंपनीज एक्ट से जो केस स्टडी आई है वो डायरेक्टर के रेजिग्नेशन से रिलेटेड है, और जो पहले वाली केस स्टडी आई है वो शायद आपकी बेलमेंट से आई है।
एक बार हम चेक करेंगे इसको कि इनके क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। लेकिन जो मैं थ्योरी पार्ट बताने जा रहा हूं आपको कि थ्योरी में से सिर्फ कितना क्वेश्चन आया, तो जरा ध्यान से देखिए। 28 मार्क्स का हमारा यहां तक आ चुका था, उसके बाद 28 और 7 आते हैं आपके, 28 और 7 35, और फिर 7 मार्क्स का आपका ये आया, तो 35 और 7 हम यहां पे करते हैं 42। फिर ऑडिट कमेटी से क्वेश्चन आया है, ये हो गया 49, और फिर उसके बाद पावर से क्वेश्चन आया है, ये हो गया आपका 49 + 7 56। 56 मार्क्स का पेपर आपके स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा कि आपको इतने टॉपिक्स, मतलब 14 नंबर यहां पर, 14 नंबर यहां पर और 14 नंबर यहां पर, जैसा बताया जाता है वैसे ही आया है। आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट था आपका, ये वाला थोड़ा सा अलग से आया है। कौन सा वाला पार्ट? जो एथिक्स वाला पार्ट था स्टार्टिंग में, कि रिगार्डिंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और फाइनेंस और ट्रेनिंग, जो ये वाला टॉपिक था आपका, ये थोड़ा सा अलग से घुमा के पूछा गया था। और क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनाए गए थे कि हो सकता है आपने इनके पार्ट को गलत कर दिया हो या गलत सिलेक्शन कर ली हो। तो मैं अगर यहां से उठाना चाहूं तो 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन जो हमने बताए थे 14 मार्क्स के यहां से आए हैं आपके, और एक तो हम यहां से लेके चल रहे हैं 14, 14, 28 और 7, 35 मार्क्स के आपके इस वाले 5th से लेके 7th तक हम मान के चल रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर अलग आया तो 35 मार्क्स यहां पर हैं, और नेक्स्ट आपके आगे 28 मार्क्स। अगर आप इनको टोटल करते हैं तो ये आते हैं आपके 63 मार्क्स। मैंने अभी किसी भी केस स्टडी को ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पैटर्न की बात कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन मैंने फुल फ्लेज छोड़ दिया है। जैसा बताया गया था पेपर वैसा ही आया है। आपकी तैयारी के ऊपर है कि आपने कैसे लिखा है या पहले कौन से टॉपिक लिखे हैं। अगर आप इस सोच में रहेंगे कि मैंने अलग क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए थे, बाकी अच्छे से तैयार नहीं किए थे, आपको एक टारगेटेड यहां पर पीडीएफ बना के दी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपका लॉ का सिलेबस है बहुत ज्यादा, और जो भी मैं टॉपिक्स आपको यहां पर लिख रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करेंगे। बाकी ये लॉ का पेपर है, जैसा हम हमेशा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं जाता है। लॉ का पेपर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, और पहला पेपर ऐसा बनाया जाता है। अगर आपने तैयारी ढंग से की होगी तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, और तैयारी के समय पे आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस बरती होगी। मैंने जो टॉपिक्स यहां पर लिखवाए, अगर आप उतने भी पढ़ के गए होंगे तो आपके पक्का पक्का अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वापस आते हैं हम एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यू डिसाइड करेंगे आपके कि आपका पेपर कैसा गया है। जो भी मैं एमसीक्यू यहां पर मार्क कराऊंगा, मान के चलेगा वो शॉर्ट सही है। पहला आता है क्वेश्चन किस चीज का है एमसीक्यू का। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर दी गई है, और प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अब नहीं की जाने वाले वर्ड ढूंढिए आप। अलाउड क्रॉस, फॉरबिडन यस, फॉरबिडन इसका आंसर होना चाहिए था। हालांकि जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है प्रोहिबिटेड, लेकिन प्रोहिबिटेड आंसर एग्जैक्ट वर्ड यहां पर नहीं दिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। पार्शियली अलाउड, ये भी आंसर नहीं होगा। पार्शियली फॉरबिडन, ये भी। तो आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बी आंसर उसका होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम, इफ मर्केंटाइल एजेंट इज ऑथराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू सेल ऑन हिज बिहाफ, देन सच सेल शैल बी। जब उसने ऑथराइज कर दिया तो सेल कैसी होगी? बिल्कुल वैलिड सेल होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, पार्टी हु डज नॉट सफर एनी लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पार्टी को कोई भी लॉस सफर नहीं हुआ है, तो जब भी कोई लॉस सफर नहीं होता लेकिन ब्रीच होता है, उसके लिए अवॉर्ड किए जाते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सबसे पहली लाइन ही लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एलएलपी पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। कई सारे बच्चे इस पे एलएलपी लगा के आए होंगे, मतलब फर्स्ट लगा के आए होंगे होल ऑफ इंडिया, जो कि गलत है। आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, एवरी एलएलपी शेल फाइल विद रजिस्टर अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी। अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको लेके मैं अभी श्योर नहीं हूं, 7 भी आंसर हो सकता है, 8 भी आंसर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी इसका फॉर्म नंबर क्या था। 8 मान के चलिए, मैं अभी के लिए लगा रहा हूं, आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। तो जो 5th क्वेश्चन है इसको मैं आपको बुक से कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से शायद 7th या 8 में से होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एज द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी को लेके अगर आपका है डिस्प्यूट, तो बताइए एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर शेल डिपॉजिट द ग्रेचुटी। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा तब तक? एम्प्लॉय को तो देगा नहीं, क्योंकि अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो उसके लिए बनती है एक अथॉरिटी, और अथॉरिटी का नाम है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी बताया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिस्प्यूट कर देगा अमाउंट, और जब रिजॉल्व हो जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क विच मिनिमम टाइम रेट दिया जाएगा आपको, एंड नॉट अ मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड। तो पीस रेट जब डिस्कस नहीं किया गया था, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच पर्सन वेजेस नॉट लेस देन, किससे कम नहीं देगा? तो मिनिमम टाइम रेट से। जब मिनिमम टाइम रेट दिया था तो मिनिमम टाइम रेट से कम नहीं दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और वगैरह मैंने मार्क किए थे आपके। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज यूज्ड फॉर मोर देन। तो काफी सारे बच्चे इसका आंसर या तो 30 डेज लगा के आए होंगे या 60 डेज लगा के होंगे, जो कि गलत है। एक प्रोस्पेक्टस को इनवैलिडेट करने के लिए, मतलब कितने समय से ज्यादा के लिए इशू करें, तो 90 डेज इसका सही आंसर है। आप मुझे बताइए कि आप कहीं आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं किया है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी पेड फॉर नॉट मोर देन। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने टॉपिक में भी मार्क किया था अदर टॉपिक्स के अंदर, और ये आपका टॉपिक आया है 200। आंसर जो इसका आएगा वो 200 लोग, इससे ज्यादा के लिए आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करते हो। नेक्स्ट,
कोरम भी मैंने आपका मार्क किया था, कंपनी एक्ट में आप जाओगे तो कंपनी के अंदर मीटिंग का एक चैप्टर आता है, उसमें कोरम मैंने मार्क किया था। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, काउंटिंग पूछ रहा है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होती है, पब्लिक कंपनी के केस में 5, 15 और 30 होती हैं। तो कोरम फॉर पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स 5000 से ज्यादा है, तो आंसर इसका होगा 30 आंसर। जो इस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने सही आंसर लगाया है इसका। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शैल बी सेंट इन द अटैचमेंट पीडीएफ फॉर्म। जिस बच्चे ने आईसीएमएआई के एमसीक्यूज किए हैं, उस आईसीएमआई के एमसीक्यूज जो बुक के अंदर लिखे हुए उसमें क्वेश्चंस हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा है। अगर आपको नाम सिलेक्ट करना है कंपनी का और रिजर्वेशन कराना है नाम का, तो INC 1 फॉर्म होता है, ये आपको पता होगा। सबसे पहला फॉर्म नाम रिजर्व कराने का ही होता है, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपने गलत किया होगा। इक्विटी शेयर जो शेयर्स है कंपनी के वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। इश्यू ऑफ शेयर्स शैल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, किसके थ्रू? तो पोस्टल बैलेट के थ्रू आपके शेयर होल्डर उसको वैलिडेट करेंगे। आंसर इसका पोस्टल बैलेट होगा। सेल्फलेसनेस मींस होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलोली इन टर्म्स ऑफ, तो किसके इंटरेस्ट में काम कर रहा होगा? तो वो काम कर रहा होगा पब्लिक के इंटरेस्ट में। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस वाला आंसर था जो आप लगा के आए होगे। मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एथिकल, तो इसके अंदर आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए लीडरशिप। जितने भी मैंने आंसर बताया आप मान के चलेगा 200% एक्यूरेट होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको जो 5th क्वेश्चन बताया उसमें आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म नंबर से रिलेटेड है। एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं कि फॉर्म नंबर उसका क्या था, मुझे अभी लर्न नहीं है, मतलब याद नहीं है एग्जैक्ट कि वो 7 था या 8 था। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये थे आपके एमसीक्यूज। पेपर के बाद जो आप सभी बच्चों की जो सभी बच्चे सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि जैसा हमारा पेपर गया है, लॉ के पेपर की मैं खासकर बता दूं आपको, जैसा हम सोच रहे थे वैसा बेस्ट पेपर हमारा नहीं जा पाया। ये सभी बच्चों के साथ हुआ होगा। अगर उनकी तैयारी, आपको तो एक सिलेक्टेड पीडीएफ दी गई थी जिसमें से अगर आपने कुछ डाउट्स वगैरह कुछ छोड़ दिया होगा तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन समझ के चलिए कि सभी बच्चों के लिए है। जो पेपर हो चुका है उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जिन बच्चों का अच्छा गया है वो और अच्छी तैयारी कर लीजिए। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है 19-20, वो अकाउंट्स में इसकी भरपाई करेंगे। लॉ के पेपर में मान के चलिएगा 80-90 मार्क्स लाना मुश्किल है, लेकिन अकाउंट्स के पेपर में है काफी ज्यादा पॉसिबल। तो जो आपकी अकाउंट्स की तैयारी है, आप डिफिकल्टी लेवल समझ गए होंगे इंस्टीट्यूट का। अकाउंट्स की तैयारी में कुछ भी चूक नहीं छोड़नी है आपको। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यूज, इसे क्रॉस चेक करिएगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं वीडियो में तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप सीनियर स्टूडेंट है तो आपके कितने एमसीक्यूज यहां तक सही हुए। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैंने आपको बता दिया कि अप्रॉक्स 60+ मार्क्स का पेपर वहीं से आया। हमने 70 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी, सेकंड क्वेश्चन छुड़वाने के लिए बताया। तो जैसे जैसे टॉपिक बताए थे वैसे वैसे आए हैं। सारे टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके सिलेक्टेड दिए गए थे, उतने अगर आप पूरे पढ़ के गए होगे तो आपका पेपर काफी ज्यादा अच्छा गया होगा। अकाउंट्स के लिए मैं अभी आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जो बच्चे अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आप अकाउंट्स का रिवीजन करिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को सिलेक्ट करके एमटीबी वगैरह करके जाइएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अकाउंट्स। थैंक यू।